अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ताहाल सब खैरियत है, अमन व अमान है अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर ऑल द पीपल, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कजन्स, आप लोगों के साथ भी ये होगा, पीपल हु आर लिविंग इन कराची, खासतौर पे दूर दराज से लोगों की कॉलें आ रही हैं। वी आर सो कंसर्न फॉर यू एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, और तूफान आ रहा है एंड ऑल दैट। वी आर ओके, सो फार सो गुड। मतलब अच्छा, लेकिन सर्टनली सिंध के जो कराची के अलावा साहिली इलाके हैं, बदीन हैं और गिरदोनवाह के इलाके हैं, वहाँ पर से मछेरों की बस्तियों को एवैक्यूएट किया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है। बाज़ मकामात पे अभी भी लोग खाली जगह करने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सर्टनली एक तो गुरबत, कच्चे मकानात और फिर ये नकल मकानी, ये तहरे अजाब हैं, दोहरे तो होते ही हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का लोगों को ऑलरेडी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कल हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, ही वॉज ऑन द फ्रंट लाइन और वो खासा प्रोएक्टिवली करते हुए या अहकामात देते हुए नज़र आ रहे थे। वी कैन जस्ट होप एंड प्रे कि ये तूफ़ान किसी तरह, जो एक्चुअली होता है ना, तूफ़ान टल जाए। हम लिटरल टर्म्स में कह रहे हैं कि तूफान टल जाए, क्योंकि ये तूफान ही है। और ख़ासतौर पे जो इवैक्यूएशंस हो रही थी जिसमें लोग ज़रा रेजिस्टेंट भी थे, nobody wants to leave their homes। ये तो ऑब्वियसली हम सारों को ही पता है। मतलब कल को खुदा न खास्ता हमें भी इवैक्यूएट करवाना पड़ गया, वक्त आए या हम पे ये वक्त आए, तो एवरीबडी वुड बी रिलक्टेंट ना कि घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। सबसे पहला तो यही सवाल आता है, क्योंकि वो आपकी ना एक सेफ्टी नेट, आपका घर जो होता है, और आपको पता होता है कि कुछ भी हो जाए इधर उधर, हमारे सर पे छत है और हमारा घर ज़रूर होगा। और फिर जब आपको इवैक्यूएट कराया जा रहा होता है बिकॉज ऑफ सम डेंजर, तो आपको ये फिर होता है कि पीछे घर रहेगा कि नहीं रहेगा। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? सो वो कंसर्न्स भी टोटली अंडरस्टैंडेबल हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप बिल्कुल ही तूफान की जद में हैं तो फिर इवैक्यूएशन इज द स्मार्ट थिंग टू डू। कल कराची में सूरज सवानेज़े पर था, फील्स लाइक 45 to 47 डिग्री था, बर्दाश्त से बाहर थी गर्मी, ऐसा लग रहा था क़यामत आ गई है बस। और आज बिल्कुल ही अक्सर मौसम और समा तब्दील हुआ है, हवाएं चल रही हैं और थोड़े थोड़े बादल भी छाना शुरू हो गए हैं। वो जो तेज़ बारिश की आज से पेशगोई की जा रही थी, क्योंकि कल आपको पता ही है वो साइक्लोन की जद सक कर लेता है, साइक्लोन अपने इर्द गिर्द से तो फिर हर चीज़ वो बड़ी स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। आज दोबारा से हवाएं चलना शुरू हुई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। सो अल्लाह खैर करे और सब नॉर्मल रहे। बिल्कुल जी, दुआ करें। और इंशाल्लाह बस 2-3 दिन की बात है और उसके बाद ये तूफान जो है ये पूरी साहिली पट्टी मुतासर होने का वाइपर जॉय से खदशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि वो कई इलाकों को खाली करवा रहे हैं। सुनिए। चले थोड़ी देर बाद आपको सुनवा देते हैं, लेकिन बेसिकली जो आप बता रहे थे वही कहा गया। अच्छा, उस पे एक और मसला शुरू हुआ है, वो ये है कि रात भर फिर 4 घंटे 3 घंटे बिजली नहीं थी। हाँ, ये बिजली का ये तो इतवार के रोज सुबह 7 बजे से दोपहर या शाम तक बहुत से इलाकों में बिजली नहीं थी। सो अभी तो तूफान आया नहीं है, हम तो ये डर रहे हैं कि अभी तो बारिश का एक कतरा आसमान से गिरा नहीं है और के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में ऑलरेडी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इतने फॉल्ट आ रहे हैं कि बिजली कि अभी बारिश जब हो जाएगी तो उसके बाद बिजली का क्या हाल होगा। तो वो ऑलरेडी उसकी भी एक टेंशन साथ साथ चल रही है। लेकिन सीएम सिंध का क्या कहना था, एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं। इसकी बहुत स्लाइट चांस है कि अगर ये पूरा नॉर्थ ईस्ट टर्न ना करे और नॉर्थ ईस्ट करे तो फिर तो पूरा सिंध का साहिल, इवन कराची का कुछ हिस्सा इसके डायरेक्ट वो आई ऑफ द स्टॉर्म में आ सकता है। इसकी करनी है उस तैयारी के सिलसिले में। जैसे मैंने बताया, इस वक्त जो पोजीशन है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सिजावल डिस्ट्रिक्ट है में। आप इलाका देख रहे हैं ना, यहाँ पे शाह बंदर तक है, समझे चुअर जमाली से थोड़ा नीचे, सिजावल से कुछ 30 किलोमीटर नीचे। इस वक्त तक हम इस जगह तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पानी समंदर का आएगा अंदर, जो इस वक्त मॉडल हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो ये इलाका है। तो हमने इधर से तो लोगों को करना है इमीडिएटली इवैक्यूएट। इसके साथ साथ कराची हमारा मेट्रोपॉलिटन है। जैसे मैंने बताया कि तूफ़ान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफ़ान के साथ तेज़ हवाएं और बारिश होगी। हमारी 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर्ड हैं, उनका इवैक्यूएशन प्लान भी बना रहे हैं कराची के अंदर। उसके साथ साथ कराची में भी समंदरी जो इलाके इब्राहिम हैदरी और रेडी, उस इलाके में भी कमिश्नर साहब बैठे हैं, वो और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैठे हैं, इवैक्यूएशन हम कर रहे हैं।
अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के साहिली इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर विच इज़ अ लॉट बारिश का इम्कान है। लेकिन यहाँ फुट नोट मैं आपको ये दे दूँ, जब भी आप कभी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कोई बीमारी हो, कुछ हुआ हो, तो या फिर आप गूगल भी कर रहे हो किसी बीमारी के बारे में, पहले एक्सट्रीम केसेस बताए जाते हैं कि इसमें एक्सट्रीमिटी क्या हो सकती है, यू कैन लूज योर आई साइट, यू कैन डू दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा होता नहीं है, वो पहली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सो हम एक्सट्रीम में जो महकमा मौसमियात या जो डेंजर्स का बता रहे हैं वो एक्सट्रीम केस बता रहे हैं। सो इंशाल्लाह वी कैन होप कि ऐसा नहीं देखिए होगा। बारिश तो होनी है, बस वो क्लाउड बर्स्ट वाली भी पेश गोई की जा रही है कि आधे पौने घंटे में 60 से 70 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जो इस शहर के लिए अनमैनेजेबल है, टू बी ऑनेस्ट। और शहर के लिए तो एज इट इज अनमैनेजेबल है। और इस वक्त जो साउथ ऑफ कराची का हाल है, साहिली इलाके हैं, जो साउथ ऑफ कराची को जो डगअप किया हुआ है उन्होंने, जो पुट के रखा हुआ है, सॉरी और कुछ नहीं, के सामने जितनी आबादी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, साहिल को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अगर ये डग आउट्स जो हैं ये भर गए पानी से, तो लोगों के लिए गाड़ियों का अंदर गिरना, लोगों का गिरना, मोटरसाइकिल पैदल लोगों का, मुझे तो उस चीज की ज्यादा टेंशन है, बिकॉज दे आर डीप। उनको इमेजिन करें अगर वो पानी से भर गए तो क्या होगा। साइडों में कोई बैरियर्स नहीं है, कोई वार्निंग्स नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, कोई खड़ा होकर कुछ नहीं बता रहा होता, आगे सड़क बंद है। वही होता है कि एक कोने तक गाड़ी जाती है, वापस यू टर्न करके तमाम गाड़ियां आ रही होती हैं। ये वो तमाम बिल्डिंग के मनाजिर हैं जिनका वज़ीर आला सिंध अभी जिक्र कर रहे थे ना। मतलब ये बिल्डिंग तो वैसे ही, मतलब कोई जोर से छींक मार दे तो शायद ये गिर जाए, वो वाले हालात हैं इनके। तो अब आप the sad part is that these are such beautiful buildings। अच्छा, we are not getting into that because beauty तब अच्छी लगती है जब प्रिजर्व की हो। ये अगर प्रिजर्व की होती हो ना कि आपके सर पे गिरने वाली हैं, और ये प्रिजर्व करना सर्टनली किसी की तो जिम्मेदारी होनी ही चाहिए थी, क्योंकि ये ओल्ड सिटी ऑफ कराची की खूबसूरती है। बट आई वंडर कि इन पे क्यों काम नहीं किया जा रहा। अगर वैसे कहीं से मॉडल लेना है तो आप ओल्ड सिटी लाहौर से मॉडल बासानी कॉपी करना है ना, उन्होंने बना लिया है, कॉपी कर लें और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। खैर एनीवे, अब इसकी क्या बात करना, अभी तो पहली बस अभी इंशाल्लाह ज्वाइन कर रही हैं, आपको पता ही है वो फोर फ्रंट पे होती हैं। अभी हम चले जाएंगे उनके पास, अभी वो उन्हीं बात से हम बाद में बात करेंगे, पहले जरा ठट्ठा चलते हैं। कर रहे हैं, पहले हम जाएंगे ठट्ठा, और सजावल, ठट्ठा, बदीन और गिरदोनवा के अजला हैं जहाँ से लोगों को नकल मकानी के लिए कहा जा रहा है, जो बिल्कुल साहिल के करीब आबाद हैं। अभी ठट्ठा से हमें रिपोर्ट करें हमारे साथी हैं शाहिद सिद्दीकी। जी, बदलता मौसम, तेज़ हवाओं और समंदर में मद्दोजज़र के बाद केटी बंदर के जो शहरी हैं उनमें सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई है। तूफान जो है वो तेज़ी से केटी बंदर की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, जिसके बायस केटी बंदर के जो शहरी थे उनमें शदीद खौफ और हरास पाया जाता था, जिसकी सबसे बड़ी वजह केटी बंदर शहर के 3 अतराफ जो मिट्टी का मखदूश बंद था वो है, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फौरी तौर पर शहरियों को केटी बंदर शहर खाली करने की जो है हिदायत दी गई। जबकि साहिली इलाके, बगान और गाड़ों में, स्कूलों में जो है रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। केटी बंदर शहर के जो अतराफ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ देहात हैं उनमें लोग जो है नकल मकानी करने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि अपना जो समंदर के अंदर जो जज़ायर हैं उन पर ताहाल जो है सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। इंतज़ामिया की जानिब से उनको इनखला करने के लिए जो है कहा जा रहा है, लेकिन वो इनखला करने के लिए तैयार नहीं हैं। वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ केटी बंदर का दौरा करके पाक रेंजर्स, पाक फ़ौज, रेंजर्स, इंतज़ामिया और मुंतखब अरकान पर जो है मुश्तमिल कमेटी बनाई थी और उनको ज़िम्मेदारी आयद की थी कि हर सूरत में जो जज़ायर पर रहने वाले हैं उनका जो है इनखला को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि हमें हमारी तरजीह जो है वो इंसानी जानों का बचाना है। अच्छा, ये एरियाज जो है ना, थैंक यू सो मच शाहिद। हमने पर्सनली भी कुछ महीना पहले हमारा एक दौरा हुआ था, हमने भी विजिट किया था। येस, दे डू लुक वल्नरेबल बिकॉज वहाँ की कंस्ट्रक्शंस वगैरह भी कोई इतनी सस्टेनेबल नहीं लग रही हैं, और अगर जो वो बता रहे हैं कि कितनी बारिश होगी, कितनी तेज़ हवा चलेगी, तो उसमें थोड़ी सी सोच अभी ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। पहले बाय द वे बहुत सी चमकोइयाँ थी, अब एटलीस्ट ये कहा जा रहा है कि जो बाइपर जोय है इसका ट्रैक डिफाइन हो गया है। बाकी वल्लाहु आलम के उस ट्रैक पे कितना कायम रहता है। साउथ ईस्ट की ज़्यादा बात हो रही है, इसीलिए हम ठट्ठा वगैरह की तरफ
उनीबा ज़मीन, अब ये वैसे बाय द वे बाइस लोग हमारे ही चैनल पे भी और मुख्तलिफ चैनल का बाज़ लोग इसे बाइपर जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, बाज़ लोग इसे बेपर जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बाइपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सो आई एम गोइंग टू कॉल इट बाइपर जॉय। मुझे बेपर भी सही लग रहा है क्योंकि बेपर तो आपको पता ही है, मुझे इससे गाना भी याद आ रहा है, एंड देन आई डोंट वांट टू गो इनटू द म्यूजिकल पार्ट ऑफ इट, तो हम इसे ज़रा उनीबा से कंफर्म भी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इसे कहा क्या जा रहा है और अभी क्या अपडेट है इस सिलसिले में। जी उनीबा, बताइएगा कि एग्जैक्ट इसका ट्रैक जो मुतय्यन हुआ था, जो रास्ता जो रूट था, ये उसी पे अब तक चल रहा है या डाइवर्ट हुआ है, और इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? और उनीबा आप कहाँ हैं ये भी बताएं। मैं सीवी पे मौजूद हूँ हुमा और अब्दुल्ला, कल भी आपके साथ मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रही थी। कल आपने देखा था कि सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, समंदर बहुत ज़्यादा काम था। अभी बैकग्राउंड में आप देखें तो आपको यहाँ पे लहरें काफ़ी तेज़ नज़र आ रही होंगी, हवाएं आपको मुख्तलिफ महसूस हो रही होंगी। आम तौर पर समंदर से इस जानिब से हवा आती है, यानी जुनूब मगरिब से हवा शहर की जानिब आती है, लेकिन आज इस तरफ से आ रही है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर रेत उड़ रही है कि आंखों में और मुँह में भी जा रही है। ये शुमाल की हवाएँ हैं और ये सिंध के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से चल रही हैं, और आज दोपहर से तेज़ गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। तकरीबन 27 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, इसलिए आप मास्क का इस्तेमाल करें, घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें। शाम या रात से बारिश का भी इम्कान है। जबकि बेपर जो है जिसकी आप बात कर रहे थे, बेसिकली ये बंगाली ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने तबाही के हैं, और प्रोनाउंसिएशन हर ज़बान में थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। हम लोग तो इसको बाइपर जो ही कह रहे हैं फ़िलहाल। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है उसकी शिद्दत में कुछ कमी आई है। अब ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है और ये नॉर्थ वेस्ट की जानिब मुड़ रहा है। आइंदा कल तक ये इसी जानिब बढ़ता रहेगा, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट की जानिब बढ़ेगा, यानी ये 15 जून की दोपहर या शाम में जुनूब मशरिकी सिंध में केटी बंदर और जो भारतीय गुजरात के जो साहिली इलाका है उसके दरमियान ये लैंडफॉल करेगा। उस वक्त भी जो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की होगी, यानी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा इसकी रहेगी। और जो जब ये कहा जाता है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, उनीबा चूँकि केटी बंदर से अभी हम मनाजिर भी दिखा रहे थे, अब जब साइक्लोनिक स्टॉर्म है जब वो लैंड करता है उसमें क्या फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है? बारिश होती है, तूफान आता है, हवा चलती है, या फिर लहरें भी कई फुट बुलंद होती हैं? क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है और यू नो द वेरी थॉट ऑफ इट इज़ फ्राइटनिंग। जी अब्दुल्ला, अभी जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है इसके जो मरकज़ के गिर्द हवाओं की जो रफ्तार है वो तकरीबन 150 से 170 से चल रही है। उसके मरकज़ के गिर्द जो लहरों की बुलंदी है वो 30 फीट तक बुलंद हो रही है। अगर ये इसी इंटेंसिटी के साथ लैंडफॉल करता है तो तकरीबन ये 100 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ ये लैंडफॉल करेगा। तो इस दौरान काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी। जो केटी बंदर इसके इतराफ़ के इलाकों में कहा जा रहा है कि 80 से 100 किलोमीटर और कभी कभी हवाओं की झक्कड़ 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। और जो लहरों की बुलंदी है वो 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी लहरें होंगी और कराची में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जब कराची में, क्योंकि हम लोग जुनूब में आते हैं, तो कराची में भी लहरें बुलंद होंगी। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि 3 से 5 फीट तक कराची में भी लहरें बुलंद हो सकती हैं और कराची में भी 80 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल सकती हैं। ये इतनी तेज़ हवाएं होती हैं कि जो आपके जो पुराने दरख्त हैं जिनकी अभी प्रूनिंग नहीं की गई, जिनको अभी काट के झाड़ा नहीं गया, और जो पुराने दरख्त झुके हुए हैं वो भी गिर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खतरात रहते हैं। कच्चे जो इलाके होते हैं या कच्चे मकानात जो होते हैं, जो कच्ची छतें आपने देखी होंगी वो भी उड़ सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खतरात अभी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि तूफ़ान की शिद्दत कम हुई है तो खतरात टल गए हैं। अच्छा, टाइमलाइन क्या डिसाइड करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने ट्रैवल भी करना होता है, आगे पीछे भी जाना होता है, सो कब से कब तक ये फिनोमेना अपने इख्तिताम को पहुंचेगा? आज से अगर बारिशों की पेशगोई थी तो व्हाट इज़ द कट ऑफ टाइम कि हाँ 16 के बाद या 17 के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा? अच्छा अब्दुल्ला, जो नॉर्मली जो भी इतनी इंटेंसिटी का साइक्लोन जब लैंडफॉल करता है ना तो वो ग्रेजुअली कम होता है, फ़ौरन उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होती। जिस तरह से ये बना होता है उसी तरह से आहिस्ता 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 पीछे जाता है। यानी अगर ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा तो इसके बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। तो किसी भी साइक्लोन को लैंडफॉल करने के बाद 3 से 4 दिन चाहिए होते हैं उसको, उसकी जो शिद्दत है उसको कम होने में, उसके असरात को कम होने में। तो 3 से 4 दिन तक, यानी 17 जून तक बारिशों की पेशन गोई की गई और कराची में 16 जून तक बारिशों की पेशन
लेकिन कोई की गई। एक और बात जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी वो ये कि जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका जो कदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जो इसका जो ज़्यादातर इम्पैक्ट है वो भारतीय साहिली इलाके गुजरात पर होगा, लेकिन केटी बंदर जो है वो उसके मरकज़ के करीब होगा और हम भी इसके जो कदर है यानी इसका जो दायरा है उसके बीच में आ रहे हैं, तो इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट गुजरात पे होगा। लेकिन क्योंकि केटी बंदर उसके तरफ के जो इलाके हैं वो इसके जो मरकज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है उसके करीब से होकर गुजरेगा, तो वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। 17 जून तक फिलहाल इसके असरात रहेंगे। और कराची में आप देख रहे होंगे कि अभी इतनी तेज़ अजीब सी हवा चल रही है, इस तरफ से हवा चल रही है, बिल्कुल रेत कल उड़ रही है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल था, शदीद गर्मी थी और आज तेज हवाएं चल रही हैं दोबारा। बादल आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बादल मौजूद हैं और अभी मौसम में एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। अब आप महसूस करेंगे ना सर्दी है ना गर्मी है, ना धूप है और बादल भी है और धूप भी थोड़ी थोड़ी सी महसूस हो रही है। अजीब सा मौसम हो चुका है अभी। थैंक यू सो मच अनीबा, वेरी ब्रेव ऑफ यू टू बी स्टैंडिंग देयर और आप हमारे लिए बिल्कुल रिपोर्ट कर रही हैं, आप हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। प्लीज़ बी सेफ, थैंक यू सो मच। वो तो एक हवा का मेरा ख्याल है कि इम्पैक्ट जो था वो उनके माइक से भी सुनाई दे रहा था कि ये अननेचुरली तेज़ हवाएं जो हैं और मौसम का ये बता रही थी कि ना सर्दी है ना गर्मी, एक अजीब सी क्लैमी सी सिचुएशन हुई है, बट वो एज इट इज़ आजकल के मौसम में कराची में हो जाती है। 3-4 दिन का उन्होंने बताया, उसके बाद साइक्लोन जो होता है इट स्टार्ट्स। देखिए आज है 13, सो 17 तक ये बताया जा रहा है कि 16 तक सैटरडे, हाँ सैटरडे और 16 तक कराची में बारिश होगी, लाइक फ्राइडे तक, और लेट्स सी उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। सो 13 से 16 के दरमियान ही मोस्टली बताया जा रहा था कि तूफ़ानी बारिश किसी सूरत हाल हो सकती है और ये लैंडफिल भी करेगा साइक्लोन। सो उम्मीद और दुआ अल्लाह ताला से सब एक दो यही है कि अल्लाह मियाँ ज़रा कंट्रोल में रखे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा लोगों को भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। डू नॉट गो आउट इफ़ यू डोंट हैव टू गो आउट। अगर आपका कोई काम नहीं है तो प्लीज़ ना निकलें बाहर। दरख्तों के शेड में हमें खड़े होने का बड़ा शौक़ है, दरख्तों से दूर रहें, बिलबोर्ड से दूर रहें। अपनी आपकी अगर प्रेशस गाड़ियाँ हैं तो उनको ऐसी जगह ना पार्क करें जहाँ से ऊपर से चीज़ें गिर सकती हैं। मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, बिकॉज द नेक्स्ट 3-4 डेज आर गोइंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट। थोड़ा सा जिन चीज़ों से हमें आदत हो चुकी है, जी कहीं भी चले जाओ, किसी वक्त भी निकल जाओ। पता नहीं ये बिल बोर्ड और साइन बोर्ड्स का क्या बना, सुराख करने पर ही इक्तफा किया जा रहा था, जो बड़े बड़े हैवी साइन बोर्ड्स हैं। सुराख वाला तो मतलब अगर अब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था तो मौका कितना बेहतरीन है कि एक वो साइक्लोन वार्निंग भी है और सुप्रीम कोर्ट की भी है एक डायरेक्टिव, तो उतारो इनको, फिर ख़त्म करें। मतलब ये तो आपको पता है शहर में हर कोने में, पता है क्या, इनका कोई तरतीब होनी चाहिए। मैं इसको उतारने के लिए भी आई एम नॉट रियली फॉर इट कि ये बिल्कुल ही उतार के ख़त्म कर दें, बट कोई तरतीब तो हो ना। ये जंगल साइन बोर्ड्स का जंगल तो ना लगे। खैर एनी हाउ, बहुत से बाय द वे जब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया था तो बहुत से साइन बोर्ड्स कम भी हुए थे। डेफिनेटली उन्हीं से जब हम बात कर रहे थे तो साथ कुछ क्लिप्स भी चला रहे थे जिसमें हम किसी को देख रहे थे कि वो सर्फिंग भी कर रहे हैं। यस, बड़ा टेम्पटिंग लगता है कि वेव्स बड़ी ऊंची ऊंची हैं, सर्फिंग भी की जाए। डोंट डू दैट। तो इस किस्म के पानी के नज़दीक जाने की किसी को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल पेपर जॉय की। बाय द वे पेपर ही बताया जा रहा है कि ऐसे हाँ, क्योंकि उन्होंने बता दिया ना कि ये एक वर्ड जो है फ्रॉम द बंगाली लैंग्वेज तबाही, जिसका मतलब है, तो इट इज़ बिपर। सो बिफर से ही बेसिकली है ना, मेरा ख्याल है। सो नहीं, ये हमने खुद बनाया। नहीं इट इज, आई एम श्योर कि इसका बिफर से, हाँ, इसका जो हम कहते हैं बिफर गई कोई चीज़ तो तबाह हो गई। इट्स अ प्रॉपर नाउन। इट इज, सो आई थिंक कि वहाँ से कोई ना कोई कनेक्शन शायद बनेगा इसका। अच्छा, आपको पता ही है, एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एटलीस्ट सी व्यू पे अगर जाने का कोई सोच भी रहा था तो 144 जो है वो नाफिज है, बिल्कुल लॉक किया हुआ है साइड पे। देखिए, जब आपने कहना हुआ करें ना 144 तो आप क्या करें, दफ़ा 144, या फिर आप क्या करें 144 लगी हुई, 144 लगी हुई है, ये बेहतर लग रहा है मुझे तो क्योंकि हमारा भी ये रास्ता होता है जब हम आ रहे होते हैं ऑफिस की तरफ, तो अब हमने भी ऑल्टरनेट रूट लेना शुरू कर दिए, जो कि बड़ा ही मुश्किल है। वहाँ तो गढ़े हैं, तो एग्जैक्टली ना, वो गढ़ों में से मतलब हम लोग इट इज़, खैर एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी कि इस वक्त साउथ ऑफ कराची का क्या हाल है और कितनी टेंशन है वहाँ ड्राइव करना और एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना। बट एनीवे, आप लोगों को ये कहना था प्लीज़ समुद्र की तरफ ना जाएं।
Let's talk about mobile phones क्योंकि हर किसी की ज़रूरत भी होती है and everybody wants to outdo each other by having the best one. और अब जो बाहर वाले हैं उन पे तो टैक्स और ड्यूटियाँ और पता नहीं क्या क्या लग के इस कदर महंगे हो गए हैं कि तो पहले होता था कि किडनी बेच के फ़ोन ले लें। मेरा ख्याल है अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है। नहीं, लेकिन आपको ये करना नहीं पड़ेगा बिकॉज वी हैव अदर ऑप्शंस इन पाकिस्तान। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स लाखों की तादाद में हैं और उनका भरपूर इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन अच्छा स्मार्टफोन जो है वो हर शख्स की रीच में शायद होता नहीं है। तेजी से हाँ डिजिटल होती दुनिया में स्मार्टफोन तक हर किसी को रसाई चाहिए और इसका एक हल ये है कि लोकल कंपनियां जो हैं वो मोबाइल फ़ोन बनाएं एंड दैट इज़ व्हाट वी आर प्रमोटिंग टुडे जनाब। और इसी सिलसिले में हमने दावत दी है डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। दे हैव कम अप विद द न्यू ब्रांड स्पार्क्स। और हम सबसे पहले तो ये आपसे जान लेते हैं कि यू हैव बीन इनटू द बिजनेस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। इससे पहले वो जो हम कहते हैं बटन वाले फ़ोन वो बनाते थे। हमारे यहाँ ज़ाहिर है ज़रूरत तो है और अफोर्ड भी नहीं कर पाते लोग जो अच्छे स्मार्टफोन्स हैं जो टच स्क्रीन हैं, तो क्यों देर लग रही हमारे यहाँ? बहुत सारे प्लेयर्स इसमें ऑलरेडी नहीं इन्वॉल्व हुए ये स्मार्टफोन्स बनाने की इंडस्ट्री को फ्लरिश करने में। देखिए हमारे यहाँ पे इनिशियली तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। जस्ट अ फ्यू इयर्स बैक द गवर्नमेंट केम अप विद MDM पॉलिसी विच इज़ मोबाइल फ़ोन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, जिसकी बदौलत कई मराहत दी गई उन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को जो यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें, सनतें लगा सकें और इसको फ्लरिश कर सकें। तो आप यूँ समझिए कि इनिशिएटिव बहुत पुराना नहीं है, कुछ साल पहले ही ऐसा माहौल यहाँ पे बनाया गया जो कि साजगार माहौल फराम किया जा सके और तब से काफ़ी सारे प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हुए। लेकिन इसमें जो मेन एक पॉइंट है जिसकी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो ये है कि लोकलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस, विच मीन्स कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप इंपोर्ट करके यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स को सेल कर सकें। द मेन थिंग इज़ दैट यू शुड बी एबल टू और यू शुड बी इनकरेज्ड एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट टू सेट अप योर यूनिट्स एंड ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट, जिससे आपकी मईशत को भी वसअत मिलेगी, यहाँ पर रोज़गार के भी मौके फराहम होंगे और अल्टीमेटली आपका एक्सपोर्ट का भी एक पोटेंशियल बन सकता है। अच्छा, एक तो है ऑब्वियसली यू वांट टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री और पाकिस्तान में भी फ़ोन्स वगैरह बने, बट यू आल्सो नीड टू गिव एन एज, क्योंकि जो ले सकते हैं हर चीज़ बाहर की आपको पसंद है और फिर आईफोन्स भी हैं, बाकी सैमसंग वगैरह वेरी पॉपुलर बिकॉज दे आल्सो कम इन वेरी अ लॉट ऑफ प्राइस रेंजेस एज वेल। क्या एज है स्पार्क्स? देखिए कोई भी जो सारिफ होता है वो बेसिकली दो चीज़ों को देख रहा होता है। एक तो वो जो आपकी जो मसनूआत है उसका जो मयार है वो उसको देख रहा होता है और दूसरी चीज़ वो उसकी कीमत को देख रहा होता है। सबसे बड़ा एज आपको यह हासिल होता है अगर आप एक मयारी जो आपकी मसनूआत है वो मयारी हैं और वो उसकी जो कीमत है वो एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर है, तो देन इट इज़ नॉट सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच आउट टू द कस्टमर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आई टेक प्राइड इन सेइंग दिस कि जो हमारी मसनूआत है दे आर एट पार विद इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस दे आर सिग्निफिकेंटली वेल प्राइस्ड। हमें जो सबसे बड़ा एज हासिल है वो ये हासिल है कि जो एक इंटरनेशनल ब्रांड होता है वो यूजुअली जब भी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनका जो फोकस होता है वो इट्स ऑन अ डाइवर्सिफाइड रीजन्स और कंट्रीज़, जबकि भी हम लोकल एक प्लेयर हैं तो हमें अपनी कस्टमर की जो सोच है उसका भी ज़्यादा आइडिया है। और उसके अलावा क्या ऐसा फीचर है जो आपने लोकल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए डेवलप किया, डिज़ाइन किया? आपको क्या जी हमें जो अभी जो हमारा प्रोडक्ट जिसकी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले ही लाहौर में लॉन्च किया है Neo 7 अल्ट्रा, उसका जो सबसे खूबसूरत या सबसे जो अपीलिंग फीचर है दैट इज़ द ओमनी ग्लास बॉडी। बिकॉज हो ये रहा है कि अभी जितने भी इंपोर्टेड महंगे फ़ोन्स हैं जो जिनकी कीमत लाखों रुपए में होती है, उनका जो देखें कैमरा स्क्रीन ये चीज़ें तो आई और ऑलरेडी इट इज़ एस्टैब्लिश्ड कि एक फ़ोन में होनी चाहिए, लेकिन अब जो सबसे आज के कस्टमर का जो अपीलिंग ट्रेंड है दैट इज़ ग्लास बॉडी। और ओमनी ग्लास बॉडी इज समथिंग दैट अपील्स टू द कस्टमर वेरी मच, स्पेशली जो यंग लड़के लड़कियां हैं, बच्चे बच्चियां हैं उनको जो टिकटॉक स्टार एग्जैक्टली। अब अगर आप वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसकी कीमत लाखों रुपए में होती है, जबकि हमने जो प्रोडक्ट दिए वो इट लुक्स इक्वली गुड, इट वर्क्स वेरी वेल एंड द प्राइस। ये एक जाहिर है होता भी है, अब आप एट पार टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो बहुत मुश्किल है आना, लेकिन एट द सेम टाइम जो इससे पहले लोकल फ़ोन्स हमारे भी घर में किसी न किसी के पास होता है, कभी हैंग हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी प्रोसेसिंग इतना मसला करती है कि पता ही नहीं होता, फ़ोन रीस्टार्ट करना पड़ता है, बैटरी के इशूज़ आ जाते हैं। आप लोगों ने इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद ये फाइनली प्रोडक्ट लॉन्च की है या फिर? जी बिल्कुल, मैं इस बात को वजाहत कर दूं कि बेसिकली मोबाइल फ़ोन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, ये एक बहुत ही पेचीदा आला है।
So what we have done is we have a proper setup. हमारे पास एक पूरी qualified products team बैठी हुई है और हमें कोई भी प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाने में कई महीने लग जाते हैं, बिकॉज जो सबसे रिगरस प्रोसेस होता है इसमें वो टेस्टिंग का होता है। तो जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आते हैं, आप इस चीज़ का बिल्कुल वो रख सकते हैं, तसल्ली रख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्ली टेस्टेड है, उसमें कोई हैंग होने वाले इश्यूज़ नहीं आएंगे, वो हीट अप नहीं होगी, बिकॉज ये तो बहुत बेसिक टेस्ट है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग 50+ टेस्ट्स और हमने आलमी मयार की लैब इस्टेब्लिश की है इस मकसद के लिए। हमारी फैक्ट्री जो कराची में है, वहाँ पर अगर आप उसको विज़िट भी करना चाहें तो आप देख सकेंगे वहाँ पर कि वी हैव अ इंटरनेशनल लेवल लैब सेटअप विद ऑल द इक्विपमेंट। तो शुरुआत वहाँ से होती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर हमें ये भी एज हासिल है कि डिप्लॉय प्राइमरीली इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैज़ गॉट अ विंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विंग। तो हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इन हाउस ही करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एज हासिल हो जाता है कि हमारी डिवाइस और सॉफ्टवेयर दे आर अलाइंड। तो इट बिकम्स फार मोर ईजियर टू कंट्रोल दिस लेवल ऑफ इश्यूज़। हमें सिर्फ कस्टमाइजेशन पर फोकस। अच्छा, आप लोग एक प्लेयर हैं, ये इंडस्ट्री एक्सपैंड भी तो करनी चाहिए ना, आपको भी ये प्लांट लगाना चाहिए, अब हुकूमत को ताउन भी करना चाहिए इस सिलसिले में। बिल्कुल। सो इसके लिए कोई है हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव्स जिससे एक्चुअली लोग इनकरेज हों और आप जैसे और प्लेयर्स आएं और फाइनली हमारी क्योंकि आपकी तो कंपनी ऑलरेडी वाज इन द बिजनेस मेकिंग स्मार्ट वॉचेस, एक्सेसरीज और एयरपोर्ट्स वगैरह, ये सब कुछ तो बन ही रहा था। तो जब आप फोन्स में आए हैं, मतलब आपको क्या इंसेंटिव मिला फ्रॉम द हुकूमत एज वेल कि हमें ये करना चाहिए? देखिए, आपके सवाल के जवाब में ना मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि आपको पता ही है कि इस वक्त हमारा मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन में है। Absolutely. तो बट आई थिंक द चैलेंज इसके ये जो चैलेंजेस हैं दे आल्सो गिव राइज टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। हुकूमत ने टू बी ऑनेस्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब। जो रेगुलेटर है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, दिस होल MDM पॉलिसी वाज देयर इनिशिएटिव, जिसमें कि टैक्स में छूट दी गई है उन इंडस्ट्रियलिस्ट को जो पाकिस्तान में आके इंडस्ट्री लगाएं और यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, लोकलाइजेशन एंड डिलीशन इज़ द की पॉइंट हेयर, विच मीन्स कि आप हमें जो जिस पॉलिसी के तहत लाइसेंस दिया गया है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि आप इवेंचुअली जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी भी जो प्रोडक्शन है वो लोकलाइज करेंगे, बिकॉज बाहर से। Are you at that stage? We are working on it. We just need some support from the government. हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के इदारों से, क्योंकि असेंबली से आगे भी बात बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। देखें, इस इंडस्ट्री में जितना पोटेंशियल है आपको, पहली बात तो ये है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, चाइना, और जो कि हमारा एक दोस्त मुल्क भी है, उसकी एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आई थिंक 3rd लार्जेस्ट सेगमेंट। और हमें जो सबसे बड़ा एज हासिल है पाकिस्तान में वो ये है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है और आपका जो वर्कर है या आपका जो आपका स्टाफ है, दे आर हाईली कॉम्पिटेंट पीपल, विच इज़ आई बिलीव इज़ अ वेल्थ, जिसको अगर आप प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर सकें तो दैट वुड वर्क वेरी वेल। तो हमारी गवर्नमेंट के इदारों के साथ बातचीत चल रही है, हमने अपनी जो तजावीज़ात हैं वो भी उनको पेश किए हैं, एंड आई वुड लाइक टू से दैट दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव। बट आपको पता ही है कि ये मामला जो होते हैं, इट टेक्स अ व्हाइल टाइम। आई होप सो फाइनली स्पार्क्स इज इन द मार्केट। It is जी, and it's making its mark. People are liking it, and चलें, I hope very nice. pray that it works well. People have choices. Choices are always better. हमारे साथ मौजूद थे डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन। अच्छा, ये जाहिर है बड़ी अच्छी बात है, इनकरेज हो रहे हैं लोकल प्लेयर्स और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन आपको पता है कब से गवर्नमेंट और कोशिश कर रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अपनी चीज़ें खुद बनाएं, यहाँ सिर्फ असेंबलियाँ ना होती रहें। सो हम इनकरेज करेंगे, गवर्नमेंट को भी याद दहानी कराएंगे कि अल्टीमेटली असेंबली से आगे बात जानी चाहिए और यहाँ एक्चुअली जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि असल फ़ायदा हमें तभी होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रियल प्लेयर्स होते हैं उनके कंसर्न भी होते हैं, भाई हमारे बिजली के मसाइल, हमारे और मामलात, तो हमें लिटरली इंपोर्ट करना सस्ता पड़ जाता है बजाय इसके कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाए। बट इन द मीन टाइम यू हैव चॉइसेस इन मोबाइल फोन, सो यू नो आप वरना होते हैं 2-3 ही रह गए जी, इन्हीं में से उठाना पड़ेगा। देयर इज अनदर वन फॉर यू टू चेक इट आउट, सो यू कैन गो चेक इट आउट। Biperjoy की हम बात कर रहे हैं, Biperjoy या Biperjoy, हमने क्या डिसाइड किया था पिछले? बेपर। ओके, बेपर। इसका ये बंगाली लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है आफत, ठीक है। और आपको पता है ना कि हमारी इससे पहले तूफान गुलाब था और पाकिस्तान की तरफ से एक पूरी
पूरा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि तजवीज़ करते हैं बुहरा अरब में आने वाले तूफानों के तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बेपर ही है। लेकिन पहले याद है एक दफ़ा ये भी बात हुई थी, फीमेल नेम्स होते थे, वो साइक्लोन्स के थे या किसके थे, टाइफून्स के, कुछ इस किस्म की भी बात थी। बट एनीवे करंट पोजीशन क्या है? तो अगर दोबारा पाकिस्तान के हिस्से में नाम रखना है ना तो उसका नाम होगा असना। नहीं, असना सिर्फ ASNA। अच्छा, क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो साइक्लोन होगा उसका भी नाम ऑलरेडी है। नेक्स्ट साइक्लोन अरेबियन सी में जो होगा उसका नाम है तेज। तेज जैसे। बट हम नेक्स्ट की बात क्यों कर रहे हैं, पहले हम इससे तो निपट लें भाई। अभी हम बात करेंगे जवाद मेमन साहब से जो कि वेदर एक्सपर्ट हैं, उनसे मालूम करते हैं कि व्हाट लेटेस्ट डज ही हैव। जवाद मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बड़े बिजी होंगे आजकल, सारों ने यही सवाल करना है, करंट पोजीशन एज वी स्पीक राइट नाउ क्या है बिपरजॉय की? थैंक यू सो मच। करंट पोजीशन इस वक्त जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये जो इसका तूफान का जो सेंटर है, तूफान जो है वो बेसिकली कराची से तकरीबन 450 से 460 किलोमीटर दूर है और पिछले 12 घंटों में इसकी शिद्दत में बहुत मामूली से कमी आई है और ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टेज से स्टेप डाउन होके इस वक्त वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टेज की सूरत में है। और अब फिलहाल जो है ऐसे जिसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आएगी, ये ऑलमोस्ट इसी शिद्दत से जो है वो 15 जून के आसपास जो है वो सिंध गुजरात बॉर्डर के आसपास कहीं लैंडफॉल करेगा। ऑलराइट, सिंध गुजरात के और हमारे जो केटी बंदर वाले इलाके हैं वो भी इसकी डायरेक्ट जद में आने के इम्कानात थे, वो है अब तक खतरा मौजूद? जी बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, ये केटी बंदर और इसके आसपास के जो इलाके हैं ये इनसे बहुत करीब से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इनसे ब्रश करता हुआ गुजरेगा। सजावल, केटी बंदर और कौन कौन से इलाके आएंगे इसकी जद में आ सकते हैं जवाद साहब? बिल्कुल जो साउथ ईस्टर्न सिंध के जो बिल्कुल जो समंदर से करीब इलाके हैं और जो सिंध गुजरात बॉर्डर के करीब जो बिल्कुल जो बॉर्डर रीजन है, ये पाकिस्तान में जितने भी इलाके हैं ये बिल्कुल यहाँ से इनको ब्रश करता हुआ गुजरेगा। थोड़ा जब ये लैंडफॉल करेगा तो उसका जो ज़्यादा टिल्ट है वो इंडियन गुजरात रीजन की तरफ होगा। आप कह सकते हैं कि जैसे 40-60-70% जो इसका जो लैंडफॉल है वो इंडियन गुजरात रीजन पर और 20-30% जो है ये पाकिस्तान का जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है ज़मीनी, वहाँ पर ये कहीं जाके लैंडफॉल होगा। अच्छा, बारिशों एक होता है लैंडफॉल होना, वो तो जहाँ जा रहा है वो वहाँ है, इर्द गिर्द को क्या इम्पैक्ट मिलता है? जहाँ लैंडफॉल ना भी हो रहा हो जो, लेकिन फिर भी उसकी जद में आ जाए जगह, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए उमा, ये कोई भी जिस तरीके के समुद्री तूफान होते हैं इनका एक रेडियस होता है। रेडियस बेसिकली ये होता है कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप कह लें, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह लें। ये बेसिकली जो तूफान की जो इंटेंसिटी होती है इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर तूफान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, फॉर इंस्टेंस ये अगर हम इसकी साइक्लोन बिपरजॉय की बात करें तो इसको की एज अ कैटेगरी 2 का वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, तो ये कई 100 किलोमीटर तक जो है इसका रेडियस होता है और इस रेडियस के अंदर जो भी इलाके आते हैं उनमें तेज़ बारिशें भी होती हैं, काफ़ी हद तक तेज हवाएं भी होती हैं। डिपेंड्स करता है कि ये सेंटर से कितना करीब और कितने डिस्टेंस के ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर हम कराची की जैसे बात करें तो ये इसके सेंटर से जो है वो कुछ 100 किलोमीटर दूर रहेगा, 150 से 200 किलोमीटर या शायद इससे थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, डिपेंड्स का ट्रैक किस तरीके से चलता है आगे आने वाले दिनों में। तो इस हवाले से जैसे कराची में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेज बारिशें रहेंगी, हवाओं की रफ्तार जो है वो 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। विंड गस्ट जो है वो 80 to 90 किलोमीटर भी कुछ एरियाज में जा सकती है। अच्छा, हमारा तो साउथ जो है कराची का, आपको पता है सारा वो मतलब एक सी व्यू एरिया है और लोग बड़ा एंजॉय करने वहाँ पहुँच जाते हैं। लहरों की बड़ी बातें हो रही हैं कि हाइट जो होगी वो लहरों की बहुत ज़्यादा होगी और आपको पता है सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम चाहते हैं आपसे कॉन्फर्मेशन लें। ये भी एक है क्योंकि वहाँ बहुत सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आपको पता है अब आबाद हैं बिल्कुल ही समंदर के बीच में, सो क्या वो सेफ हैं? देखिए अब्दुल्ला भाई, ये तो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि सेफ रहेंगी क्योंकि कराची को ये एज सच डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है, अगरचे करीब से गुजरेगा और इसके जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं वो यही हैं कि तेज़ बारिशें का स्पेल रहेगा। मेनली जो है वो 14 तारीख से लेके 16 तारीख तक शहर कराची में इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो बारिशों का और तेज़ हवाओं का, हवाओं की रफ्तार वही 60 to 70 किलोमीटर। तो ये एज सच कोई बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन मानसून सीजन जो होता है उसमें भी हवाओं की रफ्तार जो है वो 40 to 50 किलोमीटर नॉर्मली जो है वो इसी तरीके से समंदर से हवाएं हमारे यहाँ चलती रहती हैं शहर कराची में। ऑलराइट, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट क्योंकि हमें था पता नहीं 60 to 70 कितना ही इम्पैक्ट डालेंगी। अब ये बता दीजिए, क्योंकि इवैक्यूएशन की भी बहुत बात हो रही थी, बल्कि ये भी सुना जा रहा था कि इवन कराची में जो हाई राइजेज हैं या इस किस्म के इर्द गिर्द जो घर हैं बिल्कुल जो सामने इम्पैक्ट होते हैं उनको भी इवैक्यूएट करना चाहिए, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अब ये बता दीजिएगा जवाद साहब, ये भी बताया जा रहा है कि चले यहाँ तो तूफ़ान का असर है, बाकी मुल्क में या पर्टिकुलरली पंजाब में मानसून का
आगाज़ क्या इसकी वजह से जल्दी हो सकता है? ऐसी भी खबरें हैं, इज दैट सो? नहीं, देखिए तूफान का, इस संबंधित तूफान से मॉनसून के सीजन का ऐसा कोई फिलहाल लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ मॉनसून जो बेसिकली शुरू होता है वो 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक होता है। हाँ, जो हमारे यहाँ जो प्री मॉनसून सीजन होता है, जो कि पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जून के पहले हफ्ते से जो है वो पाकिस्तान के काफी सारे एरियाज में एक्टिव हो जाएगा, वो काफी हद तक डिले हो गया है, क्योंकि जो अरेबियन सी से जो मॉइस्चर की सपोर्ट होती है, जो समुद्री हवाएं जब ये ऊपर ट्रेवल करती हैं, सिंध और पंजाब की जानिब तक जाता है मॉइस्चर सारा, तो वो इस तूफान के जरिए असर जो है वो सारा रिवर्स हो चुका है, क्योंकि तूफान ये सारा मॉइस्चर अपनी तरफ खींच रहा है। तो प्री मॉनसून डिले है, लेकिन जैसे ही ये तूफान जो है वो हटेगा, खत्म होगा, सिंध से ये आगे बढ़ के राजस्थान और उसके आगे के एरियाज में जाएगा, तो हमारे यहाँ जो है वो फौरन जो है वो 1-2 दिन के गैप जो है फिर ये पंजाब के रीजन में और ऊपर केपी के रीजन में जो है वो यहाँ पर प्री मॉनसून एक्टिविटीज जो है वो काफी तेजी से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो मॉइस्चर सपोर्ट है बहरा अरब से जब नेचुरल जो प्रोसेस है वो फ्लो सही होगा, तो फिर जो है वो आगे जो है वो इस तरीके की बारिशें दोबारा शुरू हो जाएंगी प्री मॉनसून सीजन। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि कराची को एज सच उस तरह से ऊंची लहरों से कोई ख़तरा नहीं है और हवाएं तो चलेंगी ही, लेकिन वो भी कोई बहुत तेज़ नहीं होंगी, क्योंकि 40 से 50 मील फी घंटा की रफ्तार से वैसे ही चलती हैं, तो ये 60 से 70 हो जाएंगी, अल्लाह का शुक्र है। बाकी केटी बंदर, सजावल वगैरह के इलाके हैं जो मुतासर हो सकते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम मुहतात ना रहें, और हम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं ऑलरेडी हम वो ना लें, हम ज़रूर लें बिल्कुल, बिकॉज यू नेवर नो। मतलब उन्होंने तो फिर भी हमें जावेद मेमन साहब ने हमें बता दिया है, जवाद मेमन साहब ने, बट वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग। तो प्लीज़ डू नॉट गो टू द सी बाय हियरिंग दिस रिपोर्ट कि जी हम जाके देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते। और बाकी जो चीज़ें हमने एहतियाती तदाबीर आपको पिछले घंटे में भी बताई थी, डोंट गो आउट अननेसेसरीली, खास तौर पे। अच्छा, बदीन भी जाके देख बहुत से अजला ऐसे हैं, बदीन उनमें से एक है जहाँ पे लोगों को एक्चुअली नकल मकानी करने का कहा जा रहा है, और वहाँ पे एक प्रॉपर मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग रूम भी बनाया गया है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं तमाम एक्टिविटीज़ को, पर्टिकुलरली तूफ़ान के मुमकिन असरात को। एजाज़ हनीफ ज़ई हमारे साथी हैं, वो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुताल्लिक़ बता रहे हैं वहाँ की। जी बिल्कुल, समुद्री तूफान के खतरे के पेश नज़र ज़िला बदीन के साहिली इलाकों के लोगों के इनखला का अमल आज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 2500 से 3000 लोगों को जो है महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया गया है। इन लोगों को जो है ट्रैक्टर ट्रालियों, डाटसन, रक्षा वगैरह पर जो है मुंतकिल किया गया है। इसमें पाक रेंजर्स की जानिब से भी इंतज़ामिया की भरपूर मदद की जा रही है। इस वक्त मैं तहसील गुदारची में कायम करदा मोनो टेक्निकल कॉलेज के रिलीफ कैंप पे मौजूद हूँ। यहाँ जो है 0 पॉइंट के जो माहीगीर हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। ये अपने मासूम बच्चों और ख़ानदानों के साथ यहाँ पे इस वक्त आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। इनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से उनको यहाँ मुफ्त तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है बुनियादी सहूलतों का शदीद फुकदान है। पीने के पानी, सेहत सफाई का जो है यहाँ पे सहूलतें मुयसर नहीं है। इनके बच्चे जो हैं इनमें बीमारियाँ फैल सकती हैं। कि यही मुतालबा कर रहे हैं कि इनका जो वाइस जरिया है वो माहीगिरी था, जो कि अब मुकम्मल तौर पर बंद है, तो अब यहाँ इनको मुंतकिल किया गया है, तो इनकी खुराक का भी बंदोबस्त किया जाए, इनके लिए जो है पीने का साफ पानी भी यहाँ पे मुहैया किया जाए। जी बहुत शुक्रिया एजाज़ हनीफ सही। और ये बड़ी सैड बात है कि एक तो लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन जहाँ उनको मुंतकिल किया जा रहा है वो भी इट्स जस्ट रैंडम एक स्ट्रक्चर है। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी सेफ, लेकिन कोई चीज़ें तो उनके लिए प्रोवाइड की जाए ना, कोई बुनियादी चीज़ें। और देख लिया था आपने उसका हाल क्या, पानी भी नहीं था, लग रहा था कि कोई जैसे वॉशरूम वगैरह भी ना हो, बाथरूम की भी मुझे नहीं लगता। हाँ, बाथरूम की भी कोई फैसिलिटीज नजर नहीं आ रही थी, तो इस पे ज़रा तवज्जो दे किया जाए, देख कुछ आपको क्या हो रहा है लोगों के साथ एट द मोमेंट, क्या सूरत हाल है, एंड आल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि इंडिया में भी ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट है। क्यूज एंड वहां पे काफी सूरत हाल खराब है, फ्लाइट्स बड़ी डिले हुए हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ शॉट्स। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट विद इंडिया। और ये क्योंकि वहाँ भी लहरों की हम जो बात कर रहे थे, द वेव्स आर हाई, एक जिसको कहते हैं ना जैसे समुंदर को पानी को गुस्सा चढ़ा हो, वो उस किस्म की एक आपको सेंस, एक फीलिंग हो रही है। वो तो एक्चुअली यहाँ भी अपने समुंदर का हमने जो हाल किया है, पोल्यूट कर करके गुस्सा तो वैसे भी नेचुरली बनता है। दैट्स अनदर डिफरेंट स्टोरी, और वो भी एक ट्रेजिक स्टोरी ऑल टुगेदर है। लेकिन फिलहाल आप देख लें, दिस इज द गेट ऑफ इंडिया के मनाजिर हैं। कल सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हो रहे थे, जिस तरह हम आपको पहले बता रहे थे
कि वहाँ काफ़ी इम्पैक्ट सच है कि एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स के भी हालात आपको बता रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स हैव बीन डिलेड। आई होप हमारे यहाँ ऐसा वैसे ना हो। हमारा तो एयरपोर्ट है भी ज़रा इनलैंड, बट एनीवे जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ रीजन में क्या हो रहा है, बिकॉज ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे एक रीजन को इम्पैक्ट इस वजह से हो रहा है। So, समंदर जो है Can you imagine being in the middle of the ocean right now? जब आपको पता हो कि एक साइक्लोन जो है वो एक बिल्ड हो रहा है और एक बड़ी पोटेंशियली तबाही ला सकता है, और वो अपनी पूरी आबोताब के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, और एक्चुअली इसकी जो शिद्दत है वो कम नहीं हो रही है, वो बढ़ी रही है विद टाइम। सो ये है हमारे खित्ते से अपडेट्स के हमारे। अच्छा, एक कल मैंने भी वीडियो बनाई थी। आई हैपन टू, ऑब्वियसली आपको पता है गुजर बसर तो हमारा इधर ही हो रहा होता है, तो एक वीडियो मैंने भी बनाई सो दैट आई कुड गिव यू अ लिटिल बिट सेंस ऑफ What is happening on कराची का साहिल। जी बिल्कुल, कराची के साहिल पे ये हो रहा है, और ये एक्चुअली वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि ये पानी काफ़ी ऊंचा आया हुआ है, लहरें उस तरह नहीं है, लेकिन यहाँ एक बीच होता था। अब्दुल्ला, ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, ये रेत होती थी, ये रेत थी, ये एक बीच था जो कि टोटली कवर हो चुका है। सो दिस वाज अ न्यू फिनोमेना एज वेल, और इस चीज़ से पता चलता है कि समथिंग इज ऑफ। हाँ, और मेरा ख्याल है लहरों में ज़रा तेज़ी भी ज़्यादा है, तूफ़ानी भी है समंदर में, वो तो महसूस हो ही रही है नेचुरली, ऑब्वियसली। सो एक तो ये तलातुम है, तूफ़ान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक वो तलातुम है जिससे हम रोज़ ही गुजर रहे हैं, और वो है हमारी मौशी सूरत हाल। कुछ चीज़ें होती है ना, आप यूज्ड टू हो जाते हैं, एक मसला आया हुआ है जो भी हम अब ज़रा ढीट हो गए, यूज्ड टू हो गए, नो दिस इज़ रियली नाउ गेटिंग अनबेरेबल एंड टू मच। लेकिन उसका लेटेस्ट ये आपको बताएं कि IMF ने हुकूमत की गर्दन पर घुटना रखकर शराइत मनवाई, इसको चोक होल्ड भी जिस तरह एक वो कहा इसको जाता इससे है ना, बेहतर तो अंदाज में हम बयान कर नहीं सकते थे आपके हाँ, सामने। बिल्कुल ऐसा ही आवाम जो है रिकॉर्ड महंगाई के बोझ तले दब कर रह गए, मगर पैसे अभी तक नहीं आए। I wish we had something new to tell you. Actually बिल्कुल ऐसा ही है कि पैसे जो हैं वो अभी तक नहीं आए, और हुकूमत को पैसे मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन शायद यकीन नहीं है, हमें भी नहीं है वैसे तो। और अब किसी बी प्लान का सोचा जा रहा है। इतवार को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी तरफ इशारा करते हुए आवाम को साबिक वज़ीर आज़म की तरह ना घबराने का मशवरा भी दिया। ओके, IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा, और IMF के इस मुआहदे के नतीजे में हमें जो एक साथ हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसके बावजूद भी ये इसमें वो कोई ताख़ीर हुई, तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूँगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी कई बार कह चुके हैं कि प्लान बी मौजूद है, लेकिन वो अभी इसे मंजर आम पर लाना मुनासिब नहीं समझते। अल्लाह खैर ही करे। वैसे देखिए, प्लान बी जो है वो आपका होता ही है सेल्फ रिलायंस और अपने पाँव पे खड़ा होने का। जब आप उसके लिए काम करते हैं तो इंशाअल्लाह इस पे ज़्यादा पब्लिकली ज़्यादा बात नहीं हो सकती, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान, मैंने जैसे कहा, मुझे रात सवाल हो जी 31 दिसंबर, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफ़ॉल्ट, वो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था, ये बुनियादी तौर पे उन्होंने इस सिस्टम में गलतियाँ की हैं, और ऐसी घिनौनी गलतियाँ की हैं कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। दे आर पार्टनर्स इन दैट क्राइम। अच्छा, कौम से भी जो एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं ना, वो भी कभी कभी हमें हैरान कर देती हैं। मतलब डोंट पुश अस टू द कॉर्नर, यू नो, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले ये टर्किश टीवी से इंटरव्यू में भी कहा था कि पाकिस्तानी जो हैं वो मुश्किल हालात का मुकाबला करना जानते हैं। मतलब ठीक है भाई, रोज तो टेस्ट और ट्रायल ना हो ना, हमारा थक गए हैं वैसे, बहुत हो गई है। मतलब ये कोई इतनी खुशी की बात नहीं है जिसको इस तरह या तो हमारी मुश्किल कभी कोई कम होती नजर आ रही हो, या आगे हमें रोशन इम्कानात नजर आ रहे हैं। वी हैव अ चॉइस, मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं जी हमें मुश्किल वाला ही चाहिए। नो, वी डोंट। सो ये है जी वज़ीर आज़म साहब का अज़्म, और वो कहते हैं कि मैं खिताब करूँगा खुदा न खास्ता अगर IMF की हमें किस्तें
ना मिली तो सर आपके खिताब से बहुत डर लग रहा है इस टाइम। बहुत डर लग रहा है और प्लीज मतलब ये तो ऑलमोस्ट देयर इज अ पावर ऑफ सजेशन सर गुंजाइश नहीं है ऐसा ही होगा, तैयार हो जाओ। मौशी तज्जियाकार हैं मोहम्मद सुहेल साहब हमारे जी साथ। मोहम्मद सुहेल साहब, सबसे पहले तो यही आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि ये प्लान बी की भी बातें हो रही हैं, हुकूमती नुमाइंदे, वजीर ख़जाना, वजीर दाखिला वगैरह ये बता रहे हैं कि IMF से डील ना मिली तो प्लान बी भी है। तो ये प्लान बी क्या हो सकता है आपके ख्याल में, और ऐसी कोई विंडो नज़र आती है आपको जो IMF जैसा बड़ा गैप जो है वो फिल कर सके? देखिए, ये इन्होंने क्लैरिफाई तो नहीं किया कि अगर IMF नहीं आता तो क्या होगा, बट मेरे ख्याल में उनका इशारा दोस्त ममालिक हैं, क्योंकि चाइना ने पिछले दिनों भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी रकम दी है और सऊदी अरेबिया और UAE ने कमिटमेंट की है कि वो IMF आएगा तो देंगे। तो हो सकता है हुकूमत अपने अच्छे जो ताल्लुकात हैं उसको कैपिटलाइज करे और इन तीनों ममालिक से कहे कि चूंकि IMF नहीं है आप हमें कुछ मदद कर दें। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं चाइना और सऊदी अरेबिया, ये शायद पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए आए अगर IMF 30 जून तक नहीं होता। अच्छा, अब ये बताइएगा सुहेल भाई कि वज़ीर आज़म साहब ने तो इशारा दिया है कि IMF डील ना बनी तो फिर अवाम के पास जाएंगे। ये हमें ज़रा डेजा वू हो रहा था 98 वाली, आपको याद होगी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम, उससे मिलती जुलती कोई चीज़ हो भी सकती है। तो क्या मुल्क में ऐसे हालात हैं, आवाम के पास कुछ बचा भी है कि उनसे मदद मांगने की अपील की जाए और आवाम मदद कर सकें, या मे भी कुछ और हो सकता है लेकिन हमारे जहन में अचानक से वो आई थी? अब देखें, अब मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या कहना है। हो सकता है कि ये IMF की डील के पीछे जो वजूहात हैं वो भी बताएं, या ये भी हो सकता है कि वो बताएं कि हमें दोस्त ममालिक जो हैं वो सपोर्ट करेंगे। और तीसरा शायद वो, जिस तरह आपने हिंट दिया, बेल्ट टाइटनिंग पर हो, क्योंकि बेल्ट टाइटनिंग का मतलब है कि फिर जो अखराजात हैं उसमें कमी होगी, बिजली की बचत होगी, पेट्रोल की बचत की जाएगी और जो इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन है वो मज़ीद सख्त हो जाए ताकि पैसा जो है पाकिस्तान का बाहर ना जाए। तो इट्स टू अर्ली टू से, मगर ये कुछ ऑप्शन हैं जो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब आवाम से डिस्कस करें अगर IMF की डील नहीं होती। आप बेल्ट टाइटनिंग की बात कर रहे हैं तो एक वो भी होता है ना कि जब खाने पीने को कुछ ना हो तो पत्थर बांध लो पेट पे, और वो भी पेटी कस लो। हम लगता है उस तरफ जाने वाले अल्लाह ना करे। अच्छा, इस मामले में एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ का मुसलसल ये कहना है कि आपके तमाम मसाइल का हल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ये सुन के वैसे खौफजदा हो जाते होंगे कि सारा मलबा और इन्हिसार जो है वो उन पे है, तो उनके पास जी सैकड़ों अरब डॉलर है और उन्हें पाकिस्तान की तरफ लाना चाहिए। आप इस थ्योरी से इत्तेफाक करते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी वैसे ही पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। पिछले साल में कुछ कमी ज़रूर आई है जिसकी वजह कुछ हद तक जो कर्व का रेट बढ़ जाना थी और कुछ रियल एस्टेट की एमनेस्टी स्कीम ना होनी थी। इसी तरह जो RDA के नंबर्स हैं वो भी फेयरली स्टेबल हैं। तो मेरे ख्याल में एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी वैसे ही बहुत हेल्प कर रहे हैं, और अगर कोई स्कीम हम लॉन्च करें जिसमें कुछ बातें हो रही थी कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बेचें तो वो हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, मगर ये कोई परमानेंट हल नहीं है। पाकिस्तान के जो डेट रीपेमेंट क्राइसिस है इसका परमानेंट हल जो है वो यही है कि पाकिस्तान की अदायगियों को मौखर किया जाए, और वो यही है कि हम आने वाले दिनों में करंट अकाउंट डेफिसिट ना करें, करंट अकाउंट सरप्लस करें, और जो फिस्कल डेफिसिट है जो पिछले कोई 4-5 साल से कोई 7-8% के करीब है उसको कर्टेल करें। तो मेरे ख्याल में परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। वन टाइम और आर्जी सॉल्यूशंस हमने बहुत आजमा लिए जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल साहब। ये तो वही है कि कैंसर पे आप बैंडेज लगा दें, और चलिए अभी तो उसी की तरफ सब लोग देख रहे हैं। एंड ऑल्सो जब हम ये बात करते हैं ना जी फ्रेंडली कंट्रीज, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंडली कंट्रीज और उनसे हम कर्जा लेंगे, 2-4 ही रह गई हैं, डू यू नीड अ फ्रेंड लाइक दैट हु इज ऑलवेज देयर टू आस्क यू फॉर मनी? मतलब वो दोस्ती कब तक वो सस्टेन कर पाएगी जब आपको पता है कि जब वो दरवाज़ा खोलें और उसकी शक्ल देखें तो पैसा ही मांगने आया है? मतलब व्हाट इज दिस? तो ये भी एक अजीब डिपेंडेंस है जो कि अजीब सी आप शक्ल कोई भी चेंज कर दें, लेने तो हम पैसे ही जा रहे हैं, पैसे ही लेने जा रहे हैं। A को रख लें, B को रख लें, I को रख लें, S को रख लें, मतलब जितनी भी आप हेलो हाय और टॉकिंग अबाउट द वेदर कर लें, एंड में पैसे ही मांगने हैं ना। जितने भी हम आमों के तोहफे ले जाएं या कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, एंड में तो पैसे ही मांगने आए हैं ना आप। Which is so embarrassing to be honest. Yeah, it is.
और कब तक, ये भी तो बात है ना कि मतलब आपने ऊपर रख के सोचे कि कोई एक आपने ऐसा दोस्त हो आपसे बहुत प्यार करते हो, मगर वो गुज़श्ता 2 दहाइयों से आपसे हर 2 महीने बाद पैसे मांगने आए, तो फिर आप कब तक बर्दाश्त करेंगी हुमा? और सिंध हुकूमत ने इस बार कराची में सुपर हाईवे पर जो लगती थी मंडी उसको नॉर्दर्न बाईपास मुंतकिल किया है। कहा जा रहा है कि 700 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल मवेशी मंडी से शहरियों और व्यापारियों को सहूलत होगी, लेकिन शहरियों को अब नई परेशानी ने आ लिया है। सुपर हाईवे पर कुर्बानी का जानवर खरीदने वालों से लूटमार और डकैती की वारदातें पहले भी होती थी, वैसे ये तो नोटोरियस है ये इलाका, मगर सुपर हाईवे पर भी लोगों की आमदोरफ्त रहती ही थी। मगर इस मरतबा जो है, हम नॉर्दर्न बाईपास की बात कर रहे हैं, वो नोटोरियस है एक्चुअली, मोर लाइकली टू बी रॉब्ड यू आर इफ़ यू आर देयर। सो अब ये जो है रास्ता, इसमें बेशतर हिस्सा वीरान भी है। जानवर ख़रीदने वालों से लूट मार की इत्तलात भी मिल रही हैं। मुमताज़ कॉमेडियन और अदाकार वली शेख को 4 जून को मवेशी मंडी के करीब लूट लिया गया था। लोग सोशल मीडिया पर अपनी तशवीश और परेशानी का इजहार भी कर रहे हैं और 25 मई को मंडी के इफ्तिताह के बाद से मंगूपीर, सुरजानी टाउन और साइट एरिया और सुपर हाईवे थानों की हदूद में डकैती की 14 वारदातें एक्चुअली रिपोर्ट हुई हैं। तो क्या आप जाएंगे? लेट्स सी, हम बिकॉज यू ऑलवेज एवरी ईयर आप जाते हैं ना मवेशी मंडी। देखते हैं, मतलब इस मरतबा ज़रा मुश्किल ही लग रहा है। वैसे आप अपने इलाके के करीब से जो ऐसे लोग जानवर लेके घूम रहे होते हैं उन्हीं से ले लिया करें। और फिर देखिए अभी तो मौसम का ही ऐसे हालात हैं कि आई एम जस्ट वंडरिंग कि किसका रुझान होगा इस तरफ और कौन जाएगा। अभी तो खैर बारिशों से निपटने पहले जियो न्यूज़ राहील सलमान हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी कंसर्निंग बात है। ये बताइएगा राहील कि कराची की मवेशी मंडी इस बार नए मकाम पर लगी है और इस इतलात भी मिल रही हैं। ये इमेज बन चुका है कि इस इलाके में आने जाने वाले महफूज नहीं हैं, तो क्या ऐसा ही है? देखिए यस कि इस दफ़ा जो है मवेशी मंडी एक नई जगह पे लगी। इससे पहले स्कीम 33 में लगती थी सराबकोट के पास और अब ये नॉर्दर्न बाईपास पे चली गई है। तो ऐसा नहीं है कि मंडी लगने से पहले यहाँ पे क्राइम नहीं होता था और ऐसा भी नहीं है कि मंडी लगने के बाद ही वारदातें शुरू हुई हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ वारदात ज़रूर हुई है, स्ट्रीट क्राइम हुआ है, वो लोग थाने गए, पुलिस ने उनके मुकदमा दर्ज किए हैं और अब उनकी तहक़ीक़ात भी चल रही है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी वायरल हैं जिनका दूर दूर तक मंडी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक वीडियो वायरल हुई थी, इसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे और वो बेचारे सड़क पे पड़े हुए थे, लोग उनके आसपास जमा थे। उस वीडियो को मंडी के नाम से वायरल किया गया, जबकि जब हकीकत खुली, जब हमने पुलिस हुक्म से बातचीत की और उसको मजीद उसकी तहकीकात करी तो पता ये चला कि वो वीडियो, वो वाली फुटेज जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात के आसपास की कहीं की थी, उसका मंडी से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इसी तरह कई ऐसे वॉइस नोट्स भी वायरल होते हैं कि जिनमें मंडी जाने वाले अफराद को लूटने के बारे में बताया जाता है, हत्ता कि लोगों को कत्ल करने के बारे में भी कहा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स कत्ल हो भी जाता है तो लाश कहीं नहीं छुपती। पुलिस हुक्काम ही बताते हैं, जब हमने उनसे ये बात करी इन सारे वाक़यात पर, तो ये बताते हैं कि तमाम तर वाक़यात फेक हैं। सो इसमें से बहुत सारी अफवाहें और प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया पे हंगामा मचाने के लिए भी, व्यूज़ लेने के लिए भी प्रिसाइसली चीज़ें की जाती हैं। अब ये बताइएगा राहील के पुलिस हुक्काम तो ये सर्टनली मानने को तैयार नहीं है कि क्राइम का कोई मसला है, लेकिन चाहे थोड़ा हो या कम हो, मसला तो मसला होता है। क्या है इस मामले का पर्टिकुलरली यहाँ पे हल? ज़ाहिर है लोग कैश ही लेके जाते हैं मंडी में और जानवर लेके आते हैं, सो बहुत वल्नरेबल होता है इंसान उस वक्त जब कैश आप कैरी कर रहे होते हैं। और पता ही है ना सबको, जो मंडी जा रहे हैं उसकी जेब में पैसे हुआ हो जाते जाते। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यस स्ट्रीट क्राइम है, जिन लोगों के साथ वारदातें होती हैं वो थाने जाते हैं, उनकी FIR भी दर्ज होती हैं। पुलिस की जानिब से इकदाम यकीनी तौर पे किए जा रहे हैं। हमारी बात है पुलिस हुक्काम से, तो ये बताते हैं कि 8 से 9 मकामात पर स्नैप चेकिंग के पॉइंट्स वहाँ पे बना दिए गए मंडी आने जाने वाले रास्तों पर, जबकि एडिशनल फोर्स भी तैनात की गई है। 800 के करीब नफरी है जो कि इस वक्त मंडी मवेशी मंडी जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन पर तैनात हैं। पुलिस एहलकार अफसरान वहाँ पर 24 घंटे होते हैं, जबकि इसके अलावा दिन और रात के औकात में वहाँ पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। अच्छा राहील, कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि ये जो इम्पेंडिंग ये तूफ़ान का ख़तरा आ रहा है तो उसकी वजह से मंडी में जो जानवर हैं उनकी कीमतें एकदम गिरा दी गई हैं, ताकि ऑब्वियसली चाहते होंगे कि वो बिक जाएं। इज़ इट ट्रू? देखिए अभी तक ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ ये ज़रूर होता है कि जो हमारी बात हुई यहाँ पे मंडी आने जाने वाले मुख्तलिफ शहरियों से, तो ये बताते हैं कि अभी तक दाम अपनी जगह पर हैं, कीमतें अपनी जगह पर हैं जैसे इससे पहले थी। लेकिन माजी में हमने देखा कि जब भी बारिश होती है या इस किस्म की कोई सिचुएशन होती है तो मंडी में मवेशी के जो मवेशी हैं उनकी कीमतें गिर जाती हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जैसे कि महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की है कि बारिशों की, तो यकीनी तौर पर अब ये मुनासिर है कि बारिश होती है तो उसके बाद क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। शहरी अपने तौर पर यह
अज्यूम कर लेते हैं कि शायद बारिश के बाद जो है वो कीमतें गिर जाएं, लेकिन चूंकि माजी में ये प्रैक्टिस रही है, ऐसा तजुर्बा रहा है लोगों का, तो उनको ये उम्मीद है कि अगर इस दफ़ा भी बारिश होती है तो यकीनी तौर पर मवेशी मंडी में जानवर की कीमतें गिर जाएंगी। ऐसी चीज़ है जिसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका राहिल सलमान, हमें अपडेट कर रहे थे। और जानवर बिल्कुल ये सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करता है। पिछली दफ़ा मुझे याद है बकरा ईद पे बकरे इतने सस्ते मिल रहे थे चांद रात को कि लिटरली मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने क्यों 4 दिन पहले ले लिए, मतलब जिस रेट में मैंने लिए थे उससे डबल साइज़ के बकरे उस रेट में मिल रहे थे। बट यू एट टाइम्स रिस्क हो जाता है और कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं। सो यू नेवर नो। सो आपको जहाँ आपके नसीब में जो कोई जानवर आपको पसंद आ रहा है, आप मुनासिब आपको पैसे लग रहे हैं, आप खरीद लें। लेकिन इस बार वो स्टीम और वो एक्साइटमेंट नहीं अभी नज़र आ रही बिकॉज ऑफ द तूफान ऑब्वियसली। और कुर्बानी को जो है ना नबूद और नुमाइश से ना बनाएं और दूसरों को तकलीफ से बचाएं प्लीज़। ये टेंट लगा के रोक के इससे पता नहीं, आई एम नॉट टू श्योर कि आपको कितना सवाब मिल रहा है इन कामों का। किस चीज़ का? ये जो टेंट गलियां बंद करके टेंट लगा के लाइटें लगा के लोगों को दिखाने के लिए जानवर खड़े किए होते हैं। चलिए जी, दैट इज़ इट फॉर टुडे। और आपको पता ही है बेपुरजॉय के बारे में जियो न्यूज़ सारा दिन आपको अपडेट रखेगा। बी सेफ प्लीज़, देखने ना पहुंच जाएं, डिज़ास्टर टूरिज्म ना करें जाके। और एक गाना सुनते हुए चलते हैं और कल मिलेंगे। वी कैन सी यू टुमारो।